मैं संजय कुमार, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। अपने वादे के मुताबिक जो मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस अब केवल और केवल सिविल सर्विसेज जितने भी हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, उसके लिए एथिक्स, निबंध और उत्तर लेखन पर नियमित कक्षा देगा और उसकी प्रशिक्षण दूंगा। कोई भी छात्र हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य यानी मानविकी के दोनों विषय हों, उसके अलावा इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी में हमसे आंसर राइटिंग, इकोनॉमिक्स का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। आप गूगल प्ले स्टोर जाकर ऐप को डाउनलोड करें, क्लासेस को देखें। रही कि नियमित कक्षा कब से शुरू करूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। थोड़े और दिन मैं जब तक जो चीज़ करना है उस सबका एक डेमो वीडियो ना दे दूं, तो उसके बारे में अभी मैंने नहीं सोचा है। कुछ लोग पूछते हैं कि फीस क्या होगा, अभी उस पर भी नहीं सोचा हूँ। जो कुछ भी होगा, हम जॉन डीवी के शिष्य हैं। जॉन डीवी एजुकेशन में डेमोक्रेसी के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, थे, अब उनका देहांत हो चुका है। तो डेमोक्रेटिकली मैं इसको डिसाइड करूंगा आप सबसे पूछकर, क्योंकि ये एक आंदोलन मैंने शुरू किया है और वो केवल हिंदी के लिए किया है। इसलिए किसी चीज़ के लिए चिंता ना करें, वीडियो को देखते रहें, हमारे ऑफिस के संपर्क में रहें। सबके नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसके नोट्स भी हैं। कोई भी आदमी उसके संदर्भ को पूछ सकता है, कुछ भी जानकारी ले सकता है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। और आप जो भी नाम क्या लूँ, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो हूँ। तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मनीष जी से बात करके अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं निबंध बताने जा रहा हूँ। तो लाजमी है कि निबंध के बारे में जो सबसे बड़ी एक बात में अगर निबंध को कहना पड़े, तो जिस तरह से कविता का प्रिय माध्यम पद्य है, उसी तरह से निबंध गद्य का आभूषण है। निबंध गद्य को सबसे बेहतरीन ढंग से आम लोगों के बीच ले जाने का काम करता है। चूंकि ये तार्किक है और इसकी शुरुआत मध्यकाल में ही हो जाती है। हिंदी साहित्य में को देखते हैं या संस्कृत साहित्य को, तो संस्कृत साहित्य में बहुत साफ साफ इससे मुलाकात नहीं होती है। हाँ, इसके जो खड़क और भणक है वो मिल जाता है, ट्रेस कर सकते हैं कि गद्य में या पद में भी इस ढंग के पद लिखे गए जो निबंध के कसौटियों को पूरा करते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के लिए आधुनिक काल की देन है, बिल्कुल भारतेंदु मंडली का ही देन है। लेकिन अंग्रेजी और फ्रेंच साहित्य में इसकी एक लंबी कहानी है जो आज सब आप जानेंगे। वो भी बताऊंगा कि निबंध लिखने की जरूरत क्यों हुई। और आज दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें निबंध की परिपाटी नहीं है। सबसे पढ़ा जाने वाला जो विधा है किसी भी साहित्य का, वो निबंध है। आप जो प्रतिदिन अखबार का एडिटोरियल पढ़ते हैं वो क्या निबंध है, पूरा एडिटोरियल पेज निबंध है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका लालित्य, उसकी सुंदरता, उसकी अभिधा अलग अलग है, लेकिन है अगर उसकी कैटेगरी बनेगी, जिसको अंग्रेजी में आर्टिकल कहने लगे हैं हम, और निबंध की ही कैटेगरी बनेगी। चूंकि निबंध और आर्टिकल के बीच बहुत सूक्ष्म भेद हैं और कई आर्टिकल निबंधात्मक शैली के ही होते हैं। कहीं ना कहीं
किसी खास मुद्दे को लेकर चलते हैं और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तार्किक रूप से, और दोनों तर्क का युक्ति का प्रयोग होता है, यानी आगमन इंडक्शन लॉजिक, डिडक्शन लॉजिक, आगमन तर्कशास्त्र और निगमन तर्कशास्त्र, ये सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो आज हम चलते हैं, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। भारत में भी इसको परिभाषित करने की बात हिंदी में हुई। उसके बाद ये इतना लचीला है और इतना तेजी से सारे गद्यतर विधाओं में प्रवेश कर जाता है कि बहुत मुश्किल है इसको डिमार्क करना। इसका डिमार्केशन बड़ा मुश्किल है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि निबंध की यात्रा, ये निबंध है, ये सदैव साहित्य के केंद्र में रहता है। प्रबंध, डिसर्टेशन, काव्य, रिपोर्टाज, स्मरण, रेखाचित्र, डायरी, यात्रावृत्त, नाट्य साहित्य, कथा साहित्य, किधर भी ये जाने को तैयार है। ये शतरंज का घोड़ा है जो ढाई घर किधर भी घूम जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी ये किसी भी चीज को अपने अंदर लाता है, पूर्णता उसमें नहीं मिल जाता है, उसके कुछ गुणों का अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है, और देन उससे ऊर्जित होकर वो चलने लगता है। ये निबंध की जो बात है, ये विशेषता है। जब हम किसी चीज की विशेषता समझेंगे तो परिभाषित करने में हमें सुविधा होगी कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। तो ये इसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि जिसके चलते निबंध आज सबसे प्रखर विधा बन के निकला है, और मुश्किल भी है। इसको लिखना बहुत मुश्किल है। जब तक आदमी उसमें डूबेगा नहीं चीज़ों के साथ, बिल्कुल प्याज के जैसे छिलके उतारते चले जाते हैं और प्याज अंत में खाली हो जाता है। उस ढंग से नॉलेज की पिराई उस ढंग से होनी चाहिए, तब जाके आप निबंध लिखते हैं। खैर, अब हम आते हैं, निबंध की शुरुआत का हक मिलता है फ्रांस को। फ्रांस में एसआई करके, ESSAI करके निबंध का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई, और बहुत बड़े फ्रांसीसी साहित्यकार जिनका नाम है मांतेर ने ईसाई शब्द का प्रयोग किया, जबकि अंग्रेजी में फ्रांसिस बेकन पहले निबंधकार हैं जो एसे का प्रयोग किया। बहुत दिनों तक ईसाई और एसे के बीच संघर्ष रहा, और मजेदार बात है कि भारत में भी एसे और ईसाई स्कूल है, बताऊंगा आगे। भारतेंदु काल में भी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि एसे और ईसाई है। कई बार आप हिंदी साहित्य के, है तो सिविल सर्विस का, लेकिन मैं अपने प्रिय प्राध्यापकों जो अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं उनके सामने एक सवाल देता हूं कि आप निबंध जब लिखते हो तो जब उसका इतिहास लिखते हो तो बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल स्टील कहे थे, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहे थे। उसका क्या मतलब है आज इस वीडियो में वो भी आपको भी मिलेगा। तो कुछ हमारे बहुत ही चाहने वाले प्राध्यापक युवा हैं, उनको भी बहुत मजा आएगा निबंध के बारे में। उसके बाद जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो मूलतः यह शब्द बहुत पुराना है और किसी खास विधा को बहुत बाद में मिला। निबंध का मूलतः मतलब संस्कृत से यही बनता आया कि पहले हम ताल पत्रों पे लिखते थे, उसको बांध के रख दिए कहीं कोठी पे, किसी जगह पे सुरक्षित। तो जो बंधा है वही बंद है, और वो सारा निबंध था, उस संदर्भ में यूज हुआ। लेकिन जब विधाओं ने का रेखांकन शुरू हुआ, आलोचकों ने रेखांकन शुरू किया, इस काम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे आगे आए, और मूलतः हिंदी साहित्य को हाथ पैर नाक मुंह जिह्वा देने वाले वही हैं। तो सारे विधाओं को उन्होंने अलग किया, सारे के कुछ विशिष्ट गुण दिए, सारे की कुछ परिभाषाएं दी।
लेकिन उससे पहले जो कुछ भी लिखा गया, पंडित जी का पोथी बना गया वो निबंध। अब जरा व्युत्पत्ति के हिसाब से देखते हैं, तो पहला बनता है नी प्लस बंध प्लस धाए, य है, या नी जोर बंध आधा ध जोर अच, या नी जोर बंध या ल्यूट, संस्कृत से हमने लिया। 3 प्रकार से निबंध की व्युत्पत्ति लोग सिद्ध करते हैं। पहली व्युत्पत्ति निबंध का अर्थ होता है निश्चितार्थ विषय की अभिकृत बंधनम, यानी किसी निश्चित फिक्स्ड सब्जेक्ट को बांधना, रोकना ही निबंध है। दूसरी उत्पत्ति के अनुसार निबंध जटाधर आयुर्वेदिक संदर्भ में आता है, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, जितने दरख्त हैं वो सारे में जो जटाएं आती हैं वो निबंध के संदर्भ में आता है। और जो तीसरा शब्द है वो तीसरे के हिसाब से जो बनता है वो निबंध हमारे काम का निबंध होता है। अब संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए भास, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो भास की जो सबसे बेहतरीन किताब है वासवदत्ता, और दूसरा हुए बाण भट्ट हर्ष के दरबार में थे, और कादंबरी, इनकी निबंधात्मक शैली की पुस्तकें हमको संस्कृत में देखने को मिलता है। तो इससे ये धमक मिल जाता है कि संस्कृत में इसका प्रयोग होता था। अब फिर आते हैं, चूंकि संस्कृत 7वीं शताब्दी का है तो इसकी चर्चा करना जरूरी है। अब हम मध्यकाल में आते हैं, जहां से ये कहानी शुरू होती है, मांतेर का और बेकन का। तो बेकन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, विश्व फिलोसफर्स में, न्यायविद जो कह लीजिए, मतलब अमेरिका में, इंग्लैंड में अगर आपको 3 नाम ही लेना पड़े तो आपको उस 3 नाम में लेना पड़ेगा जो मध्यकाल और आधुनिक के बीच के हैं। तो विलियम शेक्सपियर तो आएंगे ही आएंगे, और बेकन आएंगे, और पूरे आधुनिक काल तक अगर 5 नाम लेना होगा तो उसके आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन कर दिया, आइजैक न्यूटन, शेक्सपियर, बेकन और आइंस्टीन, और इसके बीच बहुत बड़ी लोचा फंसता है। तो दोनों को आधा आधा आपको रखना पड़ेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन और चार्ल्स डार्विन और ब्रेटल रसेल। ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा काम है कि आपको आश्चर्यचकित करेगा। तो माइकल दी मंतेन 1533 से 1592 के बीच हुए। इनका पहला निबंध पे संस्करण एसाई आया, जो फ्रेंच में निबंध का पर्याय है, 1850 में प्रकाशित हुआ, और 1603 में 1603 में ये अंग्रेजी में आया। इसी से प्रेरित होकर फ्रांसिस बेकन ने जो निबंध का संस्करण प्रकाशित किया 1597 में, 1597 में, एसेज नाम से। उसके बाद मंतेर और बेकन के व्यक्तित्व में जो भेद था, जो दोनों के पर्सनालिटी में अंतर थे, वही दोनों विधाओं में अंतर दिखने लगा। एक तरफ कहीं ना कहीं बेकन बहुत वस्तुनिष्ठ किस्म के इंसान थे। मूलतः बेकन का विश्वास डिडक्टिव रीजनिंग में था। डिडक्टिव मतलब निगमन, रिजेक्शन में था। जितनी भी दुनिया की बेहतरीन किताब लिखी गई है, जितने भी साइंटिफिक वैल्यूज के निबंध लिखे गए हैं, उसमें डिडक्शन है। डिडक्शन वही चीज है जैसे मेरी माँ बहनें हमारे लिए जब खाना चावल दाल बनाती है तो एक एक चीज को चुनती है। इंडक्शन का मतलब है अधिक से अधिक चीजों को समाहित करना। जितने हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं इंडक्शन है। और अंत में तो यहां तक कह दिया गया कि पूरा ओरिएंटलिज्म
यानी पूरा प्राच्य जो हम सब हैं, हम भी हैं, चाइना भी है, जापान भी है, हम सब दुनिया दो भाग में बढ़ती जब है, वेस्टर्न विथ न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिका, और हम ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी। तो इसके बीच अगर बहुत एक बारीक रेखा ये है कि ये पूरा एशिया इंडक्शन में विश्वास करने वाला सभ्यता रहा है, जबकि पश्चिम डिडक्टिव मिजाज का रहा है, निगमन मिजाज का रहा है, ये आगमन मिजाज का रहा है। इसलिए डेवलपमेंट में इतना ऑड इवन आया, इतना जो संतुलन बिगड़ा विकास का वो बहुत आगे चला गया। और आज भी हम कई चीज़ों में 200-300 साल पीछे हैं अमेरिका से और ब्रिटेन से, खासकर हमारा ग्रामीण समाज, और कई चीज़ों में शहरी समाज टक्कर का है। तो इतना ऑड इवेंट जो हुआ, आज भी गांव में इंडक्शन है, हर चीज़ को हंसोत के चलना, डिडक्ट। इसलिए दोस्तों डिडक्शन जब तक नहीं होगा आप अच्छा निबंध नहीं लिखोगे, ना अच्छा आंसर लिख सकते हो किसी प्रश्न का। नहीं सोचोगे इसको भी डाल दूं, इसको भी डाल दूं, ठूंस दूं, तो ठूंस दोगे तो कोई चीज ब्रस्ट कर जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मानतेन व्यक्तिनिष्ठ था, कहीं ना कहीं वो आत्ममुग्ध हो जाता था, लेकिन बेकन बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होके काम को करता था। मानतेन की एक खूबी थी कि बड़ी सूक्ष्मवादी था और मानवतावादी भी था। सूक्ष्मता उसमें बहुत है और वो बहुत मानवतावादी था, इसीलिए वो विशिष्ट लोगों का लेखक बन गया, एक क्लास के लिए लिखने लगा। लेकिन बेकन बहुत व्यवहारिक था, इसलिए बेकन की चीज चल पड़ी और ईसाई ध्वस्त हुआ। अंत में सबको अंडर द अम्ब्रेला, ऐसे के छाता के तहत ही पूरी दुनिया में बेकन के ही रास्ते पे चलना पड़ा, चूंकि वो व्यवहारिक था और आम लोगों के लिए लिखना पढ़ना शुरू किया। तो पूरे यूरोप में जो आम लोगों के बीच तर्कशील समाज बना, उसका आदि प्रणेता फ्रांसिस बेकन है। उसके बाद भारत में जब हम देखते हैं तो दोनों परंपराएं चली। शुक्ल जी जैसा आदमी पढ़ लिए, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है अपने इस भारतीयपन पे कि हमारे जो हिंदी साहित्य के दो आदि पुरुष हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, ये अंग्रेजी के कितने बड़े विद्वान थे और कितने अद्यतन रहते थे, कितने अपडेट रहते थे, कितनी पत्रिकाएं पढ़ते थे। और चूंकि अंग्रेज का राज था तो सारी चीजें हिंदुस्तान में भी आती थी, आज भी आती है, लेकिन लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है, और ये लोग पढ़ते थे। शुक्ल जी ने ही पकड़ा कि भाई दोनों परंपराएं भारत में चल रही हैं। मानतेन की भी परंपरा चल रही है, मतलब जो चीज लिखा गया है उसको शुक्ल जी बाद में उसको देखते हैं, और बेकन की भी चल रही है। वैसे मानतेन परंपरा के निबंधकार जो फ्रांस में हुआ, अब्राहम काउली, रिचर्ड स्टील, यही रिचर्ड स्टील मित्रों, द्विवेदी जी बार बार केवल स्टील लिखते हैं, मैं भी चकरा जाता था कि क्या द्विवेदी जी लिख रहे हैं। लेकिन भारतेंदु मंडली में दो, हालांकि अल्टीमेटली शुक्ल जी ने भी कह दिया कि भारतेंदु सबसे बड़े निबंधकार हैं, लेकिन बालकृष्ण और प्रताप नारायण मिश्र को लेकर अलग अलग आलोचकों का विचार है। शुक्ल जी हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सेन तक भारतेंदु जी को ही एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन रामविलास जी इससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो पलड़ा बहुत भारी है। तो बालकृष्ण भट्ट को ही आचार्य शुक्ल ने स्टील कहा था, यानी मानतेन प्रवृत्ति का निबंधकार कहा था, और प्रताप नारायण मिश्र को उन्होंने एडिशन परंपरा का आदमी माना था। चूंकि जो उसके बाद क्या होता है कि स्टील द्वारा 1701 में एक परंपरा विकसित की गई मानतेन से प्रभावित होकर, और दूसरी परंपरा एडिसन द्वारा 1711 में शुरू की गई। एक पत्रिका इन्होंने एक्सपेक्टेटर निकाला,
18वीं शताब्दी तक दूसरी परंपरा चली, किंतु 19वीं सदी में अंग्रेजी निबंध अपने विकास के प्रौढ़ावस्था में आ गया। जैसे ही प्रौढ़ावस्था में आया तो देखिए कि कौन कौन से निबंधकार हुए। रिचर्ड स्टील 18वीं सदी की, जोसेफ एडिसन, अब दोनों को हमने मिला दिया, जोनाथन डी स्क्रिप्ट, सैमुअल जॉनसन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। 19वीं शताब्दी में रॉबर्ट लुई ट्विनसेंट, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेलिस, थॉमस क्लाइन, लॉर्ड थॉमस और हमारा मैकाले, जो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा निबंधकार है, विलियम केपिस, थैकरे, जॉन रस्किन, रॉबर्ट स्पेंसर, सब सोशल साइंटिस्ट हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड और लिटरेचर का कितना बड़ा आदमी है। 20वीं शताब्दी में कमाल के नाम हुए, H.C. वेल्स, बर्ट्रैंड रसेल, गिलबर्ट कीथ, चेस्टरसन, सर हेराल्ड निकलसन, जॉन बैंटन, प्रिस्टले, लियोल्ड ऑल्सल और हेक्सले। मैक्सिमम इसमें नोबेल प्राइज विनर है और इनका सोशल साइंस पे सबका बहुत बड़ा दबदबा है। और सही अर्थों में दुनिया में जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल हुआ है वो निबंधकार। अब बर्ट्रैंड रसेल को ही हम लेते हैं, हमारे जमाने का मतलब आधुनिक समय का आदमी है। 1950 में इनको नोबेल प्राइज किसके, लिटरेचर के हिस्से का मिला। इतना बड़ा साइंटिस्ट। तो ये इन्हीं लोगों से मैं प्रेरित होकर मैंने कहा कि नहीं, मैं आंसर राइटिंग तो मानविकी और सोशल साइंस का बेहतर से बेहतर करा सकता हूं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम के निबंध को मैं पढ़ा हूं। बर्ट्रैंड रसेल का तो मैं दीवाना हूं और बेकन का। ये दो तो 25 साल से 26 साल से, धन्यवाद अपने गुरु रामाकांत अग्निहोत्री का, जिनसे प्रेरणा पाके मैं इन लोगों को पढ़ा हूँ। तो मुझे शानदार और बहुत कलेक्शन आपके लिए तैयार किया हूँ। बेकन के सारे, लगभग सारे निबंध आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें आई। अब 20वीं शताब्दी में निबंध में क्या चेंज हुआ कि अभी तक 19वीं शताब्दी तक निबंध सुंदरता, उसके बाद किसी दृश्य का बहुत दिव्यता से, भव्यता से, जैसे कवि करता है उसका, उसके ऊपर लिखना, कभी किसी शहर के बारे में लिखना, कभी सामूहिक जीवन के बारे में लिखना, बहुत सारे रिचुअल्स के ऊपर लिखना, ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर लिखना, जिस काम में स्वयं शुक्ल ने चिंतामणि में दोनों भाग में देखते हैं कि ईर्ष्या, घृणा, प्यार, सबके ऊपर लिखना। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन 20वीं शताब्दी में आया। उसके पीछे दो लोग हैं फिर, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड, और डार्विन को भी मानेंगे। इन तीनों का प्रभाव इतना ज्यादा पश्चिम पे पड़ा कि निबंध का जो सब्जेक्ट है, जो आज सिविल सर्विस में या पीसीएस में भी मैं देखता हूं, उस पर सीधा सीधा उसका प्रावर्तन हो रहा है। क्या प्रावर्तन हो रहा है? तो निबंध अब अर्थशास्त्र के भी कोटेशन से चलते हैं, राजनीति शास्त्र, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, म्यूजिक, कल्चर, संस्कृति, आम आदमी का जीवन, लोगों के साहित्यिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये सारे निबंध के सब्जेक्ट बनते चले गए। फिर आदमी का पसीना, और ये छिटफुट दिखता है। जो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध हम पढ़ते हैं तो गेहूं और गुलाब, तो चीजें और लगने लगती है कि धमक आ गई थी वहां से। ऐसे निबंधकार हुए जो पश्चिम को पढ़ते थे और उन चीजों को लाते थे। तो 20वीं शताब्दी में जो दायरा बढ़ा, आज 21वीं शताब्दी में उन्हीं चीजों को है कि किसी भी, अब इसका कोई टॉपिक नहीं हो सकता। आपके ट्रीटमेंट, आप डायग्नोज करो निबंध को और ट्रीट करो, यानी आप उसका उपचार करो, निदान करो, ये आपके कैलेबर पे है। और अगर आपने किसी के मनोनुकूल निबंध को लिख दिया तो आखिर एक तो पहले निबंध लिखने से आपकी आदत बनेगी, आपके सारे प्रश्न अच्छे से लिखे जाएंगे, सारे प्रश्न के सिर पैर, आंख, नख, जिह्वा सब कुछ होगा, और वो उसमें एक जीवंतता आएगी। और मैं इथिक्स को पकड़ा हूं, चूंकि इथिक्स से बहुत ज्यादा सप्लाई होता है
ढेर ढेर इंफॉर्मेशन, तर्क, एकदम जिसको एकदम कसौटी पे कसा हुआ। और वही आजकल लगता ही नहीं है कि एथिक्स का पेपर है या निबंध का पेपर है। तो ये ब्यूटी आपको यहां मिलता है। तो सब कुछ आने लगा और अब कुल मिला के इन टोटालिटी में निबंध चलने लगा। आचार्य शुक्ल निबंध को 3 प्रकार मानते हैं, विचारात्मक, रिफ्लेक्टिव, जो उन्होंने खुद ही बहुत लिखा है, भावनात्मक, इमोशनल, और वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए ये कैटेगरी निबंध की हमको लगता है कि नहीं अधिक तो सैकड़ों ढंग से बनाई गई है, लेकिन है चीज यही, मोटा मोटी शुक्ल जी जो कह गए हैं उससे सहमत हो जाइए, भटकना थोड़ी, हमको पीएचडी थोड़ी निबंध पे करना है। तो डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, इमोशनल, तीनों प्रकार के निबंध अपना 10 साल का पेपर उठा के 15 साल का देख लीजिए, तो तीनों प्रकार के निबंध उस पर्चे में होते हैं। यह फिर अलग डिबेट है कि हमको क्या पकड़ना है, हमको क्या जज करना चाहिए, और इसमें से किस शैली पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए। यह भूल कोई ना करे कि हम तीनों शैली पे मास्टरी कर लें, नहीं, अच्छा नहीं करोगे। या तो रिफ्लेक्टिव काम लायक होता है पे करो, या इमोशनल पे करो, या डिस्क्रिप्टिव पे करो। डिस्क्रिप्टिव में एक भय होता है, उसमें फैक्ट एनालिसिस बहुत सटीक होना चाहिए, नहीं तो निबंध मर जाएगा, बीच में रास्ते में वो नदी सूख जाएगी, सरस्वती नदी बन जाएगी। इसलिए अगर हम प्रयास करें विचारात्मक निबंध पे, चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट, भावनात्मक पे तो बेहतर है, लेकिन फिर सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट, अगर कोई इकोनॉमिक्स का लड़का है, पॉलिटिकल साइंस का है, इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो वो डिस्क्रिप्टिव निबंध से हाथे मिला सकता है। लेकिन विशुद्ध इतिहास का कोई व्यक्ति है, दर्शन शास्त्र का व्यक्ति है, समाज शास्त्र का व्यक्ति है, तो उसके लिए बेस्ट है विचारात्मक और भावनात्मक निबंध के टॉपिक को पकड़े, चूंकि उसकी ट्रेनिंग उसी दृष्टि से हुई है, उसके अंदर जो लिखने की जो क्षमता आएगी वो सहज उसी से आएगी। अब 2 आलोचक अपने समय के बहुत बड़े हैं, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा और डॉक्टर रामरतन भटनागर ने भारतेंदु जी को ही निबंध का पहला हिंदी का निबंधकार माना है। हिंदी साहित्य कोश में एक और निबंध पर टिप्पणी करते हुए दावा मिलता है कि इतिहास की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के जनक हैं। तो उसी में स्वर्गीय डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी की बालकृष्ण भट्ट संबंधी टिप्पणी में यह संतुलन अभिमत भी है कि निबंध को कला रूप के अर्थ में लेकर विचार किया जाए तो प्रतीत होता है भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो शुक्ल जी ने कह दिया कि ये स्टील थे, यानी मंतेन के शिष्य थे, तो उसमें तो यही निबंध का सब्जेक्ट थी। शुक्ल जी ने इशारा कर दिया, पूरा खोला नहीं और कहते हुए चल गए। उसके बाद और जिनके निबंधों में आत्म ख्याल, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को हम 5 भाग में बांटते हैं। प्रादुर्भाव काल, हालांकि अब मुझे लगता है वो स्वर्गीय हो गए होंगे, बालकृष्ण भट्ट जी का जो पोता थे, मैंने मुखर्जी नगर में एक सेमिनार कराया था उत्तराखंड जब बना था तो, और उसमें वो आए थे और बड़ी इस पर चर्चा हुई, हमारे साथ रहे भी थे। रुद्रपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में वो हिंदी के HOD थे, बड़े साधु आदमी। तो बहुत विस्तार से बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैंने जाना। उन दिनों मैं किसी कैरियर पत्रिका का संपादक रहा था। तो 1875 से 19 तक प्रादुर्भाव काल, ठीक है, एग्जैक्ट 200 साल पीछे, मतलब 1600, 1700, 1800, लगभग 300 साल मान लीजिए पीछे हिंदी में हुआ। तो हिंदी का जन्म भी पीछे ही है। प्रसार काल 1900 से 1920, परिपक्व काल 1920 से 1935, उत्कर्ष 1935 से 50,
और निसंक्रमण काल 1950 से अभी तक। अब जो हिंदी के प्रादुर्भाव यानी शुरुआती समय के जो लेखक हैं, उनकी रचनात्मक पृष्ठभूमि में 3-4 बातें हैं। एक तो सभी लेखक संपादक या पत्रकार थे। टोटल जो भी, चाहे शुक्ल जी का नाम ले लें, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सब साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे और अधिकांश रचनाएं संपादकीय टिप्पणी, एडिटोरियल कमेंट्स के रूप में लिखी जाती थी। इस तरह से पत्रिका के साथ निबंध का घनिष्ठ संबंध है। साहित्यिक पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है उन दिनों निबंध को मजबूत करने में, और आज भी बहुत सारी दर्जनों साहित्यिक पत्रिकाएं आती हैं जिसको आप लोग नाम भी नहीं जानते हैं। अगर पढ़ते तो बहुत अच्छा रहता। आप लोग फोटो स्टेट के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि एक बार साहित्यिक एक भी पत्रिका अगर पढ़ लें, कई मासिक है, त्रैमासिक है, तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है घुट्टी। दूसरा, उन रचनाओं का बाद में फिर ग्रंथ शैली में उनका प्रकाशन होता है। तीसरा, संस्कृत साहित्य का प्रभाव, और उस प्रभाव से निबंध की एक नई परिपाटी शुरू होती है। चौथा, खरी बोली को लेकर बढ़ रहे विवाद। शुरू में खरी बोली को लेकर कोई विवाद नहीं था। बाद में शुरू के कुछ ही दिनों बाद उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द को लेकर थोड़ी झिझक शुरू हुई। व्याकरण के नियम, विराम चिन्ह को लेकर बहुत लफड़ा हुआ। पांचवा, संपूर्ण जीवन दृष्टि आदर्शक आग्रह से ग्रस्त होने के कारण निबंध भारत में यूं ही इंडक्टिव शैली की हो गई, यानी आगमन शैली की हो गई, प्रयोग होने लगा, और निष्कर्ष के रूप में शिक्षा या उपदेश देने की बात चलने लगी। ये निबंध का पक्ष जो है आज भी मैं देखता हूं कि सिविल सर्विस की मैगजीनों में, सब जगह, अरे भाई, हर चीज का एक ग्रामर है। निबंध उपदेश देने के लिए नहीं है, बाबा का प्रवचन नहीं है। निबंध तो डॉट, उसको अंग्रेजी में एक शब्द बहुत अच्छा यूज करते हैं अंग्रेजी के लोग एजुकेशन से, कि डॉट क्लियर करो, डॉट कनेक्ट करो। डॉट माने वही बिंदी, दैट इज लाइफ। क्या है कि डॉट कनेक्ट करो। तो हम को शेरो शायरी क्या क्या लिख के और क्या क्या उपदेश करके निबंध की ऐसी की तैसी करते हैं। भारतेंदु एक बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। मूलतः वो, उनको सबसे ज्यादा नाटक में ख्याति मिली। अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति थे कि नाटक कल खेलना है, रात भर में नाटक लिख दिए। क्या शानदार नाटक है। तो भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं, ये तो चर्चा हो गई। लेकिन भारतेंदु ने नाटक बहुत कम लिखा। जितने भी पत्रिकाओं में उन्होंने जो कुछ भी लिखा, निबंध के रूप में लिखा। एक बात और बता दूं कि 1903 में सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में, जिसके संपादक आचार्य स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उसमें 11 लेख थे और 10 लेख अकेले द्विवेदी जी ने तैयार किया था। एक लेख वाजपेयी जी का था, गिरजा दत्त वाजपेयी जी का था, और वो सारे के सारे लेख निबंधात्मक शैली में थे। उसके बाद एक अद्भुत घटना लंदन में होती है। लंदन के नानकिन रेस्टोरेंट में मुल्क राज आनंद कुछ लोगों से मिलकर, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हुए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। लंदन में हुआ नवंबर 1935 में, और इसकी पहली बैठक 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ,
और 38 में फिर इसकी दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में निबंध के ऊपर भी चर्चा की गई और कहीं ना कहीं निबंध को एक नई दिशा मिली। उसमें से कुछ लोग ज्ञानेन्द्र ईलाचंद जोशी जैसे लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि निबंध को प्राप्त दिए, कुछ आख्यात्मक शैली के निबंध आने लगे, कुछ बड़े, चूंकि आज़ादी की बात हो रही थी, गांधीयन मूवमेंट पीक पे आने लगा, तो कुछ ऐसे निबंध जो सौर्य कार्य से जुड़े हुए निबंध, और फिर जीवन की समस्याओं की ओर भी निबंध प्रवेश करता है और अपने तमाम विधाओं में 1950 तक निबंध मैच्योरिटी पाता है। लेकिन आज जो निबंध का स्वरूप है, खासकर एक और बहुत पवित्र नाम है पंडित विद्यानिवास मित्र, कि जिनके ललित निबंध का कोई मुकाबला नहीं। भारत की संस्कृति को समझना होगा तो जो परंपरा उन्होंने लालित्य का डाला, खासकर जो नवभारत टाइम्स के दिनों में जब वो संपादक रहे, हम साथ ही रहे, 93-94 में मैं संपादक, 94 से 96 तक वो भी रहे थे नवभारत टाइम्स के संपादक, वाइस चांसलर, सब कुछ रहे, राज्यसभा के रहे। तो शिरीष का फूल, हम लोगों हर के गांव में शिरीष होता है, नहीं जानते थे शिरीष का फूल। इसका जब मैं तह तक पहुंचा कि इनकी भाषा, इनके निबंध का लालित्य कहां से आया, तब पता चला अरे ये तो अज्ञे के परम भक्त थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, जिसने शेखर एक जीवनी लिखी, वो भी नवभारत टाइम्स के एडिटर रह चुके थे। आज्ञा और पंडित जी कहीं जा रहे थे, तो पंडित जी के बातचीत करने की, शब्द की बात को, चूंकि पूर्वांचल के ही सब लोग थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई, बहुत छोटे थे उस समय पंडित जी, कि आप इन सारे शब्दों के ये कोष बनाए। तो इस चीज को वो इनकार नहीं किए और उन्होंने हिंदी की शब्द संपदा बनाई। अद्भुत कोष है दोस्त, हिंदी वाले को तो जरूर पढ़ें। उसमें जो शब्द हैं, आपके खुद अपने गांव में नहीं जानते होगे कि किसी चीज को खोर क्यों बोल दिया जाता है, किसी चीज को डी क्यों बोला जाता है, सारे शब्द हैं उसमें। तो शब्द इतने थे कि उनके निबंध में इतनी लालित्य है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद हिंदी में, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज भी स्वतंत्र रूप से अच्छे निबंधकार नहीं है, क्योंकि मामला रोटी का है। विशुद्ध निबंध लिख के कोई रोटी नहीं कमा सकता। वो जैसे ही उसके मन में छटपटाहट होती हो तो कवि बन जाता है, थोड़ा मैच्योर होता है कहानीकार बन जाता है, कहानी में जल्दी पहचान मिलती है। लेकिन कुछ कहानियों को पढ़ा जाए, खासकर उदय प्रकाश की जो कहानी तिरिच है, या दिल्ली की दीवार, वो बिल्कुल निबंध है। मोहनदास, ये 2-3 कहानियां उदय जी की बिल्कुल निबंध की कैटेगरी में आती है। या रिपुदास शैली की है, उपन्यास है महाभोज, जो बिहार के बेलची कांड के बाद लिखा गया। महाभोज को आप देखोगे तो एक निबंध की वो भी एक शैली बनती है कि रिपोर्टिंग के साथ किसी चीज को कहे। तो कलम में दम है, डिडक्शन में ताकत है, तो किसी भी टॉपिक को लाओ, मैं निबंध में उसको कन्वर्ट करता हूं और लिख के दिखाता हूं, और खुद आप ही नंबर देके देखो या किसी से दिलवा लो। तो ये जादुई, और जिसने निबंध लिखना सीख लिया, और मैं सिखाऊंगा, हाथ पकड़ के सिखाने को तैयार हूं। आओ तो मित्रों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कोई भी मन में दुविधा हो तो बात करो। कल रविवार है, मैं भी आराम करूंगा, तबीयत ठीक नहीं है।
फिर मंडे से और ज़्यादा क्लासेस को लेके आने की कोशिश करूंगा 1-2 दिन में। मतलब कोशिश करूंगा कि तीनों पे एक दिन क्लास होता रहे। जय हिंद।